2023 के दूसरे सबसे बड़े राज्य में चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। साल के अंत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, 3 राज्यों में चुनाव होने वाला है। लेकिन सवाल मध्य प्रदेश को लेकर है। क्या मध्य प्रदेश में भी कर्नाटक की तरह हिंदुओं का वोट टूट सकता है? क्या एमपी में भी जातियों के नाम पर जनता के वोट बंट सकते हैं? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि एमपी में बीजेपी के 2 बड़े चेहरे शिवराज और महाराज दोनों ही जातियों की पंचायत करना शुरू कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास को चुनावी साल में जातियों के महासम्मेलन का ठिकाना बना दिया गया है। दूसरी तरफ सिंधिया अपने ही गढ़ में एक के बाद एक जाति की पंचायत करवा रहे हैं, जनता से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। क्या हो रहा है इस वक्त मध्य प्रदेश में, पूरी पिक्चर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। एमपी में बीजेपी का नया प्लान, जातियों के दम पर जीतेंगे मैदान। चुनावी साल में नई कवायद, हर दिन नई जाति की पंचायत। – 2023 का गेम फिक्स हो गया। शिवराज ने जातियों को सेट कर दिया। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। एमपी में जनरल कैटेगरी का 10%, ओबीसी कैटेगरी का 50% और SC/ST कैटेगरी का 40% वोट बैंक है। यूं तो मध्य प्रदेश में जातियों से ज्यादा मुद्दों के नाम पर चुनाव लड़े और जीते जाते हैं, लेकिन जीत और हार में जातियों का भी बड़ा फैक्टर होता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। 2018 के विधानसभा चुनाव में मुकाबला कांटे का था। बीजेपी को 109 और कांग्रेस पार्टी को 114 सीटें मिली थी। 15 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। लेकिन 2020 में सिंधिया खेमे की बगावत के बाद बीजेपी दोबारा सत्ता में आई। कांग्रेस के 22 विधायकों की बगावत के बाद विधानसभा का गणित बदला। फिलहाल एमपी में बीजेपी के पास 127 और कांग्रेस के पास 96 सीटें हैं। इस बार भी लड़ाई कांटे की होने वाली है, इसलिए बीजेपी कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। एमपी में सीएम शिवराज सिंह चौहान किसी भी जाति, मत, मजहब को नाराज करने की गलती एक बार फिर दोहराना नहीं चाहते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश में पिछले 1 महीने से पंचायतों का दौर चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान अब तक ब्राह्मण पंचायत कर चुके हैं, जाट पंचायत कर चुके हैं, कुशवाहा पंचायत कर चुके हैं, क्षत्रिय पंचायत कर चुके हैं, केवट पंचायत कर चुके हैं और कोल पंचायत भी कर चुके हैं। परशुराम जयंती पर शिवराज सिंह चौहान ने ब्राह्मण महासम्मेलन में शिरकत की थी। यहाँ सीएम ने ब्राह्मण बोर्ड बनाने का ऐलान किया था। कुशवाहा समाज के महासम्मेलन में शिवराज सिंह चौहान ने कुशवाहा कल्याण बोर्ड बनाने और भगवान कुश का मंदिर बनवाने की घोषणा की। जाट महाकुंभ में वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन करने और जाटों का इतिहास पढ़ाए जाने की घोषणा की। केवट समाज की महापंचायत में तालाबों पर पहला हक केवट समाज को देने और राजा निषाद राज की प्रतिमा लगवाने का ऐलान किया। क्षत्रिय समाज के सम्मेलन में भोपाल में महाराणा प्रताप लोक बनाने की घोषणा की। एमपी के स्कूलों में महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा पढ़ाने का ऐलान किया। भोपाल में महारानी पद्मावती की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया। महाराजा छत्रसाल की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। और आज कोल जनजाति समाज के महासम्मेलन में कोल गढ़ी का पुनर्निर्माण करने की घोषणा और कोल परिवारों को आवासीय पट्टे देने की घोषणा भी शिवराज सिंह चौहान ने कर दी। कोल समाज का अपना इतिहास और अपनी गढ़ी, त्योंथर में बनी है कोल गढ़ी, जो इस बात की प्रतीक है कि कोलों ने भी राज किया है। कोल गढ़ी इसके प्रतीक है। त्योंथर में खंडर हो रही थी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोल गढ़ी के जीर्णोद्धार के लिए जब आपने मांग की थी सतना में, तो हमने 3,12,00,000 रुपया स्वीकृत कर दिए हैं। कोलगढ़ी का जीर्णोद्धार होगा। भव्य कोलगढ़ी
अब तैयार की जाएगी। और मैं आज कौल पंचायत में आपसे कहना चाहता हूं, तिथि तय कीजिए, पैसा आ गया, एजेंसी तय हो गई और कौल गढ़ी सब चलेंगे। अपन चलेंगे कि नहीं चलेंगे? अरे चलेंगे कि नहीं? सब चलेंगे। पीले चावल देके निमंत्रण दो और अपने आप आएंगे सब, कि हमारे सम्मान का सवाल है। और इसलिए जून के प्रथम सप्ताह में आप तारीख तय कर लो, मेरी तारीख ले लो, कौल गढ़ी का पुनर्निर्माण का शिलान्यास कर दिया जाएगा। केवल कौल गढ़ी नहीं बनेगी, हम कौल समाज का सम्मान वापस लौटाने का काम करेंगे। यही नहीं, इलेक्शन ईयर में शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को वैध करने का भी ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के बुजुर्गों को फ्लाइट से तीर्थ दर्शन करवाने की शुरुआत कर दी है और महाकाल लोक की तरह सलकनपुर में देवी लोक, एकात्म धाम, राम राजा लोक, वनवासी राम लोक, हनुमान लोक, रविदास लोक का निर्माण कार्य भी शुरू करवा दिया है। अब जब मकान बन गया तब सरकार आई और कहा ये तो अवैध है। मेरे बहन और भाइयों, ये न्याय नहीं है। अवैध मतलब क्या हम अपराधी हो गए? ये अवैध का कलंक इन कॉलोनियों के नाम पर जो माथे पर लगा था, आज उस कलंक को मिटाने हम आए हैं। जिनने जिंदगी भर की कमाई लगा के अपना मकान बनाया, उनको हम अवैध ठहरा रहे हैं। ये अवैध ठहराने का निर्णय ही अवैध है। इस निर्णय को मैं समाप्त करता हूं। हम अपने बुजुर्गों को हवाई जहाज से ले जा रहे हैं और ऐसे हवाई जहाज अब अलग अलग स्थानों से तीर्थयात्रियों को ले जाएंगे और मेरे बुजुर्ग हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन करेंगे। बेटा तीर्थ यात्रा करवाएगा, चिंता मत करना, अनवरत जारी रहेगी, सिलसिला टूटेगा नहीं, रेल से भी जारी रहेगी। 7,32,000 से ज्यादा लोगों को रेल से तीर्थ ले गए हैं, तो रेल वाली यात्रा भी जारी रहेगी और हवाई जहाज वाली यात्रा भी जारी रहेगी। एक लोक नहीं, मध्य प्रदेश में देवी महालोक बन रहा है, एक आत्मधाम ओंकारेश्वर में बन रहा है और राम राजा लोक ओरछा में बन रहा है, वनवासी राम लोक चित्रकूट में बन रहा है, हनुमान लोक जामशामली में बन रहा है, रविदास लोक सागर में बन रहा है। हमने केवल पुल पुलिया, स्कूल, अस्पताल, सड़क नहीं बनाई, वो तो बनाए हैं, जनता की जिंदगी भी बनाई है और धर्म और दर्शन को नीचे उतारने का काम भी आपके आशीर्वाद से किया है। मध्य प्रदेश में जातियों को जोड़ने के मिशन पर शिवराज सिंह चौहान अकेले नहीं हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी आजकल मध्य प्रदेश में इसी मिशन को लेकर एक्टिव हैं। पिछले 4 दिनों में सिंधिया यादव समाज, जैन समाज, वाल्मीकि समाज, मीना समाज, मांझी समाज, बनिया समाज और बघेल समाज के प्रोग्राम अटेंड कर चुके हैं। एमपी में अचानक से सिंधिया की एक्टिवनेस को लेकर इसलिए भी ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि सिंधिया की ये सारे दौरे गुना, अशोकनगर और शिवपुरी जिलों में हो रहे हैं। ये वही इलाका है जहां से सिंधिया को 2019 के लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए अब जब सिंधिया इन इलाकों में जा रहे हैं तो माफी भी मांग रहे हैं और विरोधी उनकी इस माफी को अपने अपने हिसाब से पॉलिटिकली डिफाइन कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि सिंधिया जनता से गद्दारी के लिए माफी मांग रहे हैं। एमपी की पॉलिटिक्स में सिंधिया की माफी क्यों सुर्खी बनी है, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले सिंधिया का माफीनामा सुन लीजिए। जाने या अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। मेरा संबंध मेरे आपके साथ, मेरे भाइयों और बहनों, मेरा राजनीतिक संबंध है। ये दिल धड़कता है तो आपके लिए धड़कता है, विकास करने की सोच है तो आपके लिए। मुझसे जो गलतियां हुई हों वो माफ करना, पर ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि जैसे मैं पहले लगा था, इस संभाग के लिए केवल शिवपुरी नहीं
लेकिन संपूर्ण संभाग के विकास और प्रगति के लिए मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक आपके लिए समर्पित रहूंगा। ये बात एकदम सच है कि गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और ग्वालियर सिंधिया राजवंश का परिवार रहा है। इन सीटों पर सिंधिया राजवंश कभी नहीं हारा, लेकिन 2019 की मोदी लहर में ये इतिहास भी बदला। 1957 में पहली बार राजमाता विजय राजे सिंधिया कांग्रेस की टिकट पर गुना अशोकनगर संसदीय सीट से चुनकर आई थी। 1967 में भी राजमाता ने इस सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता। 1971 में जनसंघ, 1977 में निर्दलीय और 1980 में कांग्रेस के टिकट पर माधवराव सिंधिया ने यहां से चुनाव जीता। 1989, 1991, 1996 और 1998 में बीजेपी के टिकट पर राजमाता यहां से चुनकर संसद पहुंची। राजमाता के निधन के बाद 1999 में कांग्रेस के टिकट पर माधवराव सिंधिया ने इस सीट पर जीत हासिल की और सीनियर सिंधिया के निधन के बाद 2002 में कांग्रेस के टिकट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां से जीते। 2004, 2009 और 2014 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत का सिलसिला बरकरार रहा, लेकिन 2019 की मोदी लहर में सिंधिया के गढ़ में सिंधिया के ही पुराने साथी केपी यादव ने बीजेपी के टिकट पर उन्हें हरा दिया और अब एक बार फिर सिंधिया अपने गढ़ में एक्टिव हो गए हैं। इसे लेकर जानकारों के पास दो थ्योरी हैं। पहली, विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करना और दूसरी, लोकसभा चुनाव में खुद के लिए जगह बनाना। अब सवाल इस बात का है कि अगर सिंधिया को मौका मिला तो बीजेपी के टिकट पर 2019 में सिंधिया को उनके गढ़ में 1.25 लाख वोट से हराने वाले केपी यादव का क्या होगा। यही सवाल जब हमने केपी यादव से पूछा तो उन्होंने सिंधिया की दावेदारी को सिरे से नकार दिया। कभी सिंधिया के साथ खड़े होने वाले केपी यादव ने कहा वो बड़े नेता हैं, आते जाते रहते हैं। ग्वालियर छोड़ अब वो गुना शिवपुरी पे वापस आ रहे हैं, क्या लगता है आप? देखिए, वो राष्ट्रीय नेता हैं। मेरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में उनको जगह मिली है। वो पार्टी के बड़े नेता हैं और पूरे देश में वो घूमते हैं। महाराष्ट्र में भी उनको कुछ लोकसभाएं दी गई हैं, वो वहाँ भी घूमते हैं। जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है वो वहाँ भी घूमते हैं। और बनी बात है, मेरे क्षेत्र से तो उनका आप सभी जानते हैं कि उनका बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। 300 साल तक उस परिवार ने उस क्षेत्र पे शासन किया है। वो वहाँ के उस क्षेत्र के महाराजा रहे हैं। तो निश्चित ही उस क्षेत्र में आने जाने पर उनको कोई पाबंदी नहीं है। वो उनका क्षेत्र है, तो निश्चित ही वो वहाँ के लोगों से जुड़े हैं और आते जाते रहते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अच्छा, आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन आश्चर्य की बात ये तो है कि वो आते हैं, तमाम कार्यक्रम होते हैं, जो सांसद है उसी को नहीं बुलाया जाता है। आप भी कल भी 3 दिन से वहां हैं, आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो क्या वो दिखते हैं? मैंने भी देखा मंच पे भी साफ तलखी दिख जाती है, प्लस सांसद ही को नहीं बुला रहे हैं। वो मैं वही कह रहा हूँ कि उनकी गलती नहीं है। जिन वो आयोजक थे, जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा है, हो सकता है उनसे चूक हो गई होगी या कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम ऐसे रहे होंगे कि जिसमें उन्हें उन्हीं को बुलाना होगा। और संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, हर जगह सांसद पहुंचे ये संभव भी नहीं है। पर चूंकि सिंधिया जी का और मेरा आमने सामने चुनाव हुआ था, वो 1.25 लाख वोट से हारे थे। मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता जो ओबीसी वोटों की जो हार है वो अभी तक गई नहीं है। वो साधारण व्यक्ति जीता था, इसलिए इस चीज को मीडिया बहुत बड़े हाईलाइट कर देती है। बाकी हर क्षेत्र में हमारे केंद्रीय मंत्री कई बार दौरे लगते रहते हैं और कई सांसद नहीं पहुंचते। हालांकि 24 से पहले सिंधिया के लिए अग्नि परीक्षा 23 में होने वाली है। खबर है कि जिन 22 बागियों के साथ सिंधिया ने बीजेपी की शरण ली थी, बीजेपी अब उनमें से ज्यादातर नेताओं के टिकट काटने की तैयारी कर चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि जिन इलाकों को सिंधिया का गढ़ माना जाता था, वहां इस बार कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ उतरने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो ये सिंधिया के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। माधवराव जी हमारे नेता थे और बड़े अच्छे नेता थे, बड़े अच्छे हमारे साथी थे। हम उनको मिस करते हैं आज। अब ज्योतिरादित्य जी अगर बीजेपी में चले गए, उनका फैसला है। और व्यक्तिगत रूप से मैं किसी को बुरा नहीं कहता। जहाँ तक भाजपा का सवाल है, ग्वालियर चंबल संभाग में वहाँ हम बुरी तरह इनको धोके रख देंगे। वहाँ इनकी सीट वीट ग्वालियर चंबल संभाग में ज़्यादा नहीं आने वाली। और जो अधिकतर इनके लोग गए हैं भाजपा में, 90% हारेंगे। मुझे अभी जो जानकारी मिल रही 70% की टिकट ही बीजेपी काट रही, नहीं तो उनको मालूम है हार रही, उनके सर्वे में ये सब बातें आ रही हैं। तो इसलिए सिंधिया जी इस चुनाव के बाद अपनी गलती को महसूस करेंगे कि हाँ, उन्होंने गलती की। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये कहना फिलहाल बहुत ज्यादा मुश्किल है। जातियों को साधने वाली शिवराज की कास्ट पॉलिटिक्स नई नहीं है।
2018 में भी शिवराज ऐसी दर्जन भर पंचायतें सीएम हाउस में कर चुके हैं, लेकिन 2018 में नतीजा क्या रहा ये सबके सामने था। और अब कर्नाटक के बाद कांग्रेस एमपी को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो चुकी है। यही वजह है कि सत्ता में बने रहने के लिए शिवराज और सिंधिया को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।